नमस्कार संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, आपका और आपके दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। संदीप जी, सीजेआई सूर्यकांत ने ऐसा क्या कह दिया रोहिंग्या को लेकर, घुसपैठियों को लेकर, कि पूर्व जजों और सीनियर एडवोकेट्स ने उनको टारगेट करना शुरू कर दिया, एक ओपन लेटर लिख डाला है। देखिए, कहा नहीं बल्कि कुछ किया, और कुछ किया जो होता है वह ज्यादा मैटर करता है कुछ कहने से। पहली बात, जब जस्टिस सूर्यकांत साहब ने राष्ट्रपति भवन के अंदर जा करके जो हिंदी में शपथ ली, और उसके बाद उन्होंने एक चीज क्लियर कर दिया कि भाई हम कॉलोनियल माइंडसेट वाले लोगों में से नहीं हैं। उस चीज से बाहर निकल करके उन्होंने अपना एजेंडा बिल्कुल क्लियर कर दिया कि भाई हम 1947 के बाद वाले लोगों में से हैं। कुछ लोग पैदा तो 1947 के बाद हुए हैं, लेकिन उनके दिमाग में अभी भी 1860 रहता है, 1857 रहता है कि हम अंग्रेजों के गुलाम हैं। और उसी गुलामी की मानसिकता में कुछ लोगों को जो पद मिला होता है, पद, मेरा इशारा आप समझ रही हैं, क्योंकि आपको पता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता कि आप वरिष्ठ अधिवक्ता कैसे बनते हैं। उसके लिए कोई सेट रूल नहीं है कि आपने उतना कंप्लायंस कर दिया तो आपको मिल जाएगा, बल्कि वह डिस्क्रिशनरी पावर है। उनके हायर जो बैठे हुए लोग हैं वह लोग निर्धारित करते हैं कि आपको तमगा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और उस तमगे को बचाने के लिए जो है एक नरेटिव जो ऊपर से गढ़ा जाता है, उसी के राग में राग मिला करके वो गाते रहते हैं। तो ऐसे में उस चीज के खिलाफ जाकर के जब उन्होंने कहा कि भाई अब देश में सभी को मौका मिलेगा, बराबर का मौका मिलेगा, क्या लॉयर सीनियर, क्या जूनियर, क्या वरिष्ठ अधिवक्ता, और क्या आम पब्लिक, हर किसी को अगर ऐसा कुछ लगता है कि उसके मामले में अर्जेंट है, तो आपको अपना चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं है, कोर्ट को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके मुद्दे में दम है तो आप अपने एक पेपर पे लिख के दीजिए, उस प्रोफार्मा में अगर हमें समझ में आएगा तो हम उस चीज को एंटरटेन करेंगे। तो इन सब चीजों से जो है कहीं न कहीं एक ग्रुप है जो डरा हुआ है कि अगर इस तरह की चीजें यहाँ सुप्रीम कोर्ट में स्थापित हो गई तो फिर हम करेंगे क्या। मामला तो हम नया वैसे ही नहीं फाइल कर सकते। आपको भी पता होना चाहिए कि जैसे ही कोई सीनियर एडवोकेट बनता है उसका केस फाइल करने का राइट छीन लिया जाता है, या उसको इस चीज से सरेंडर करना पड़ता है चीजों को जो है। तो आपका मुकदमा दाखिल करने का चला ही गया, सीनियर एडवोकेट बनते ही आपका मेंशनिंग का भी राइट चला गया। अब अगर चीजों में आम लोगों को सुना जाने लगेगा तो फिर ऐसे को कोई पूछेगा कैसे। ये बात तो है। तो चिंता, आप देखें ना, इसमें जितने लोग हैं, कुछ तो ऐसे पूर्व न्यायाधीश हैं जिन जो कि आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आपको मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि हाई कोर्ट के जितने भी रिटायर्ड जज होते हैं, वह जब सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं तो उनको वरिष्ठ अधिवक्ता डिफैक्टो SCBA, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, रिकॉग्नाइज करती है, और यह एक परंपरा बनी हुई है। तो यहां पर जो बात आ रही है, सही मामले में एक जो कॉलोनियल चीज बनी हुई है उसको बचाने के लिए ये सब चीजें चल रही हैं। और दूसरी बात, यहां पर जो मामला आ रहा है, आपने कहा कि, मैं एक बार सवाल थोड़ा आप रिपीट कर दें जो आपका है। सर, मैं यही कह रही हूँ कि मुझे ताज्जुब इस बात का हो रहा है कि सीजीआई ने रोहिंग्या को लेकर, घुसपैठियों को लेकर ऐसी कौन सी स्टेटमेंट दे दी थी। यही तो कहा था कि भाई उनके लिए हम रेड कारपेट वेलकम थोड़े ही बिछाएंगे, वो देश में अवैध तरीके से घुसे हैं तो उनको बाहर करना ही पड़ेगा। इस बात पर इतना एतराज जता दिया इन लोगों ने कि एक चिट्ठी लिख डाली। आप इस देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कैसे चैलेंज कर सकते हो कि वो क्या बोले क्या ना बोले अपने फैसले में। नहीं, यह बात तो आम टैक्स पेयर भी पूछ रहा है। यह CGI साहब ने नहीं कुछ कहा। उन्होंने जो कुछ कहा है, भारत का आम आदमी पूछ रहा है कि भाई भारत में पैदा हुआ जो कोई भूखा नंगा है, जिसके सर पे छत नहीं है, जिसको रहने को मकान नहीं है, जिसको खाने के लिए खाद्यान्न नहीं है, उसको पहला हक बनेगा। हमने संविधान की शपथ भारत के लोगों की रक्षा के लिए, भारत के लोगों को इक्वलिटी देने के लिए, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, ये सब चीजें देने के लिए शपथ खाई है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को। और अगर उन्होंने यह शब्द कह दिया कि भाई इस तरह की चीजें नहीं होंगी कि आप सुरंग बना करके भारत में प्रवेश करिए और फिर आप यहाँ पर जो है लीगली राइट मांगिए। आप अगर अवैध तरीके से आ रहे हैं तो आप वैध कानूनी राइट की डिमांड कैसे कर सकते हैं। बड़ी नेचुरल सी बात है।
तो अगर आप चोर के रास्ते आ रहे हैं तो आप कानून का प्रोटेक्शन कैसे मांग सकते हैं? और जो कानून का प्रोटेक्शन हमारे भारत के नागरिकों को मिला हुआ है, उसके एट पार अभी अगर आप देखें, एक कुछ महीने पहले दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन गई थी, जिसमें इनके बच्चों को पढ़ाने के लिए, व्यवस्था करने के लिए और सारी चीज़ों के लिए पिटीशन लगी हुई थी। जी। तो वो भी एंटरटेन की गई और उसपे डायरेक्शन भी हुआ। तो यह बात तो समझनी होगी कि कुछ लोगों को इनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वह सॉफ्ट कॉर्नर इसलिए है कि आप बोल नहीं रहे हैं, और जब आप बोलेंगे, आपसे मेरा कहने का मतलब है भारत के नागरिक, वी द पीपुल, वी द पीपुल बोलना कब शुरू करते हैं? जब एक बड़ी आवाज हमारे साथ खड़ी होती है, या बड़ी आवाज हमारी आवाज को रिकॉग्नाइज करती है। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह अपने मन से नहीं बोला है, यह लेमैन का सवाल है, जो सड़क पे चल रहा है, जो अपने 5 रुपए के बिस्किट में भी 5% जीएसटी सरकार को दे रहा है, कि भाई हमारा पैसा इन चोर उचक्कों के लिए, जो हमारे संसाधनों को छीनने के लिए आ रहे हैं, आखिर वो किस लिए आ रहे हैं? रोजगार के लिए आ रहे हैं, यहाँ शिक्षा के लिए आ रहे हैं, यहाँ इलाज के लिए आ रहे हैं, और हमारे संसाधनों पे काबिज होके बैठ रहे हैं। आखिर आप देखिए ना, बांग्लादेश बॉर्डर पे जो रोहिंग्या पहुंच रहे हैं, आखिर क्यों पहुंच रहे हैं? कि उनको बता दिया गया है कि भाई, देश का जब मुखिया, मतलब प्रधानमंत्री, जी। न्यायपालिका का मुखिया, जब मुख्य हुँ। न्यायाधीश इस तरह से स्पष्ट शब्दों में कह देते हैं, अब तेरा यहाँ कोई ठिकाना नहीं है, ये गलियां, ये चौबारे हैं ना गाना, अब तेरा यहाँ हुँ। कोई पश्चिम बंगाल में कोई बैठा हो सकता है तुम्हारा। और ये लोग भी जो बोलने वाले थे, इनको भी अपनी हकीकत पता है कि आज की तारीख में ये सारे लोग जिन्होंने चिट्ठी लिखी है, सभी लोग लगभग अप्रासंगिक हैं। भाई, देश में बहुसंख्यक, या ये कहें कि बहुतायत जनता इस तरह के विचार के साथ नहीं खड़ी होती है, जिसमें कि जी। टैक्स पेयर मेहनत से पैसा सरकार को दे, और वह सरकार वह पैसा उनके ऊपर खर्च करे, जो कि भारत के आम नागरिकों के संसाधनों पर आकर के काबिज होके बैठे हुए हैं। सर, ये समझाइए कि रोहिंग्या और जो घुसपैठी हैं, क्या ये अलग-अलग हैं? क्योंकि इस चिट्ठी में इन महानुभावों ने ये भी कहा है कि रोहिंग्या को आप घुसपैठिया नहीं कह सकते, तो उनको क्या कहा जाए सर? देखिए, थोड़ा मैं इलैबोरेट कर दूं इस चीज को। रोहिंग्या अगर आप कहेंगे तो रोहिंग्या दो तरह के हो गए। एक रोहिंग्या हो गए जो भारत में चोरी छुपे आए, और एक जो यूएनएचसीआर, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल का जो सर्टिफिकेट है, जो रजिस्टर है, उसमें रजिस्टर होकर के आए हैं, उनको रिफ्यूजी का दर्जा मिला हुआ है, उनके पास हुँ। कार्ड बना हुआ है। हुँ। यहाँ पर जो कुछ भी बात कही जा रही है, चाहे माननीय न्यायाधीश के जरिए या चाहे माननीय प्रधानमंत्री के जरिए, किसी के भी द्वारा, भारत यूएन का सिग्नेटरी है, और उसमें कहीं भी भारत अपने दायित्व से पीछे हट नहीं रहा है, अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रहा है। यहाँ जो कुछ बात हो रही है, उन चोरी से आने वालों के लिए हो रही है, या फिर जिन्होंने ओवर स्टे किया है भारत में। आप कह के तो आए कि हम 6 महीने के लिए इलाज के लिए जा रहे हैं, और पता चला 20 साल से भारत में आप बैठे हुए हैं, हुँ। और आपको कोई पूछने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है। तो अगर आप ओवर स्टे किए हैं, अगर आप चोरी के रास्ते आए हैं, तब आपको दिक्कत है। रोहिंग्या, मैंने कहा, रोहिंग्या को आप दोनों को अलग करके चलना पड़ेगा। रोहिंग्या घुसपैठिया भी हो सकता है, लेकिन वह रोहिंग्या या वह घुसपैठी, मतलब बांग्लादेशी, दोनों को अंतर करिए। रोहिंग्या या बांग्लादेशी, कोई भी नागरिक अगर यूएनएचसीआर के कार्ड पे भारत में रह रहा है, तो उसके लिए इस तरह की टिप्पणी न मुख्य न्यायाधीश ने की है, न भारत के प्रधानमंत्री ने की है, क्योंकि उसका सारा डेटा भारत सरकार के पास है, उनका सारा रिकॉर्ड यूएनएचसीआर के पास है। तो ऐसे में जो लोग ये कह रहे हैं कि इनको अधिकार मिलने चाहिए, भाई भारत उससे पीछे नहीं हट रहा है, जो कानूनी तरीके से आए हैं, जिनका डेटा भारत सरकार के पास है। लेकिन आप हमारे, आखिर बाड़ लगाने पे कितना पैसा खर्च हो रहा है बताइए? अगर ये घुसपैठिए नहीं आ रहे होते, तो हमें इस बाड़ हुँ। लगाने की जरूरत थी? तो बिल्कुल। इन लोगों ने भारत को असुरक्षित कर दिया है। भारत की जो हमारी पूर्वी सीमा है, उस पे एक ऐसी सरकार बैठी हुई है, जहां पर ब्लेम गेम चल रहा है, और अभी भी उनका सपोर्ट केंद्र सरकार को नहीं मिला। आपको पता होगा कि लगभग 125 किलोमीटर की सीमा है, जिस पे जमीन अधिग्रहण का काम ही पश्चिम बंगाल की सरकार ने अभी तक नहीं किया है।
तो अगर घुसपैठिया फ्रेंडली सरकार होगी, घुसपैठिया फ्रेंडली जी। एनवायरनमेंट होगा, घुसपैठिया फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन होगा, उस पे ये लोग नहीं टिप्पणी कर रहे हैं। इन लोगों को तो टिप्पणी उस पे करना चाहिए ना, कि ममता जी वो 115 125 किलोमीटर की जो सीमा बांग्लादेश से सटी हुई है, उसका आप क्यों नहीं करा रही हैं? तो उस पे सवाल नहीं पूछ रहे हैं। अगर आप इतने ही राइट्स हैं, तो क्या हमारे रोहिंग्या के अगर मानवाधिकार हैं, बांग्लादेशियों के मानवाधिकार हैं, तो क्या पश्चिम बंगाल के लोगों के मानवाधिकार नहीं हैं? पश्चिम बंगाल के लोगों की जमीन पर, घर पर, रोजगार पर ऐसे ही कोई बांग्लादेशी घुसपैठ कर जाएगा, उस पर हड़प कर जाएगा, और आप लोग नहीं बोलेंगे? कहने के लिए तो आप भाई एलिट क्लास हैं, आप तो समाज के संभ्रांत लोग हैं, आपकी बात तो सब लोग सुनते हैं, तो आपको तो उस पर बोलना चाहिए। उस पर आपकी टिप्पणी एक बार भी नहीं आ रही है। और जब लीगल तरीके से उस पे भारत सरकार अपना काम कर रही है, तो कुछ लोग तो ऐसे निरेटिव गढ़ रहे हैं कि जैसे कि 40 लोगों को समुद्र में फेंक दिया गया, ना कोई हाँ। डेटा ना कुछ। इस तरह से भ्रम की स्थिति क्यों आप दुनिया में क्रिएट करना चाहते हैं भारत के बारे में? सर, आपको याद होगा, शायद हमने इस पे एक प्रोग्राम भी किया था कि कुछ रोहिंग्या या घुसपैठियों को जब वापस भेजा गया था, डिपोर्ट कर दिया गया था, तो उनका केस लड़ने के लिए एक सीनियर एडवोकेट है गोंजालेस, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और उन्होंने ये कथन घड़ा था कि देखिए उनको समंदर में फेंक दिया। सर, वो कितने थे, कहाँ समंदर में फेंके गए, उनके बारे में तो कोई जानकारी है ही नहीं। और फिर एक सवाल ये भी सर कि इस देश की अदालतों में अपने हक की लड़ाई लड़ने का अधिकार तो इस देश के नागरिकों को है। तो रोहिंग्या और घुसपैठे तो यहाँ के नागरिक भी नहीं हुए, लेकिन इस देश के सीनियर एडवोकेट उनका केस भी लड़ लेते हैं। और ये वो सीनियर एडवोकेट है सर जो लाखों की फीस लेते हैं एक अपीयरेंस के लिए। तो सवाल फिर यही है कि कौन है जो ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, जो ये फंड करते हैं उनको कि वो जाकर इनका केस देश की सबसे बड़ी अदालत में लड़े। सवाल तो ये भी उठता है ना, आखिर रोहिंग्या से इतनी हमदर्दी किस लिए? और ये जो लोग चिट्ठी लिख रहे हैं, इनकी भी तो सीधे सीधे रोहिंग्या के प्रति हमदर्दी ही झलक रही है ना। ऐसा लग रहा है कि सरकार ने जो फैसला लिया है, अब वो तो बदल नहीं सकते, तो क्यों ना कानूनी रास्ता अपनाकर सुप्रीम कोर्ट पर ही दबाव डाला जाए। यही सब हो रहा है ना इस चिट्ठी के जरिए। देखिए, हर देश में डीप स्टेट होता है, और आज भारत की बढ़ती हुई शक्ति से कुछ लोग जिनका पिछले 200 सालों से प्रभुत्व है पूरी दुनिया पर, वह लोग डरे हुए हैं। मेरा इशारा आप समझ रहे हैं, महाशक्तियों की तरफ ही है। रसिया को छोड़ करके, रसिया हमारा परम मित्र है, उस पे फ्रांस पे भी हमें कोई डर नहीं है, लेकिन आप इशारा हमारा समझ रहे हैं। तो यहाँ पर इन लोगों को ये डर लग रहा है कि अगर भारत खड़ा हो गया, अभी भारत आधा खड़ा हुआ है, आधा खड़ा हुआ है, तो जयशंकर जी का जवाब सुनने लायक होता है। पूरा ग्लोबल साउथ उस पे ताली बजाता है जब हमारे जयशंकर जी बोलते हैं। जब हमारे जयशंकर जी बोलते हैं तो यूरोप को चुप करा देते हैं। तो यह सब चीजें जब हो रही हैं, भारत आधा खड़ा हुआ है, तो उन्हें डर लगता है कि भारत अगर कहीं खड़ा हो गया और भारत को हम अगर डीस्टेबलाइज नहीं कर पाएंगे, तो यह तो हमारे लिए आने वाले 5 साल से 10 साल के अंदर एक चुनौती बन के खड़ा हो जाएगा। तो जो हमारा 200 साल का साम्राज्य है, वह तो हमारा छिन जाएगा। तो वह लोग पहले एनजीओज के माध्यम से, आप जानती हैं कुछ लोगों की एनजीओ थी जिनका एक तरह से कहें रोजी रोटी वही था कि किसी तरह से प्रधानमंत्री को किसी मुकदमे में फंसा दें, जब वो मुख्यमंत्री थे, अमित शाह जी को फंसा दें कि किसी तरह उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। लोगों ने अपनी भरसक कोशिश भी की, लेकिन उसमें उनको सफलता नहीं मिली। तो वह गैंग जब भारत में एनजीओज के ऊपर कड़ा एक्शन भारत सरकार ने लिया है, तो अब उन लोगों के पास लगता है कि केवल अदालतें ही हैं जिसके माध्यम से कहीं न कहीं प्रेशर बना करके, और यह तो जो पत्र लिखा है, इसमें मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि न्यायपालिका के कार्य में न्यायपालिका के लोग ही दखल दे रहे हैं। बिल्कुल। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो भारत में न्याय का तंत्र है, उसको प्रभावित किया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अदालत अपने सामने आए हुए मामले पर क्या बोलेगी, क्या रुख अपनाएगी, इसके लिए पूर्व के न्यायाधीश लोग डिसाइड नहीं करेंगे। अब अगर यह परंपरा चली शुरू हो गई, रिटायर्ड जजों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी शुरू कर दे। आपके फैसले होते हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले गलत ठहरा देती है, लेकिन कभी जज का नाम लेके टिप्पणी नहीं करती है। कुछ जज हैं तो मतलब अब क्या कहूं, पाकिस्तान के फैसलों से या वहां की संविधान से प्रेरणा लेने लगते हैं, उस पर भी टिप्पणी शुरू हो जाए।
यह गलत परंपरा है। आप जब उस ऑफिस में रहे हैं तो आपको उस ऑफिस का सम्मान करना चाहिए। आज आप रिटायर्ड हो गए हैं तो आपको इस तरह का कमेंट करने से बचना चाहिए, जिससे कि जो व्यक्ति उस सीट पर बैठा हुआ है, जो न्यायमूर्ति की सीट पर सुशोभित हो रहा है, वह किसी दबाव में आए। और और ये सर, चीज, जी, सर सबसे इंपॉर्टेंट बात ही आपने कही कि जो सीजीआई के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, उनकी टीका टिप्पणी पर सवाल उठा रहे हैं, वो कोई और नहीं है, पूर्व जज और सीनियर एडवोकेट है। मतलब हमारे समाज में ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने सवाल नहीं उठाए। सवाल उठाने वाले उसी न्यायपालिका से रिश्ता रखते हैं और उनको भी पता है कि उनका दायरा क्या है। अब सीजीआई पर सवाल कैसे उठा सकते हैं सर? और सीजीआई को तो इस मामले में आपको लगता है कोई सुओ मोटो लेना चाहिए? देखिए सुओ मोटो पे न्यायपालिका या जज जो है एवॉइड करते हैं अपने पर्सनल मामले में। अगर कोई न्यायपालिका पे मतलब ऐसी पूरी सुप्रीम कोर्ट पे कोई टिप्पणी होती तो शायद इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट दखल दे भी देती। लेकिन क्योंकि व्यक्तिगत यहाँ पर आरोप लगाया गया है तो मुझे नहीं लगता है कि उस पे कोई बहुत ज्यादा तवज्जो दिया जाएगा, क्योंकि आपने देखा कि गवई के मामले में जो है जस्टिस गवई ने किस तरह से इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। नहीं तो चाहते तो उनके पास पूरी पावर थी पनिश करने की, सजा भेजने की, लेकिन उन्होंने देखा कि अगला अपनी बात पे एक तरह से कहें कि सॉरी भी है और अपनी बातों को एक्सप्लेन भी कर दिया है, तो अब इस बात को खत्म किया जाए। तो पर्सनल चीजों पे जजेज अपने को नहीं लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम जिस सीट पर सुशोभित हो रहे हैं, जिस गद्दी पे सुशोभित हो रहे हैं, हमारा काम है न्याय करना। लेकिन इस पर मेरा मानना है कि करना चाहिए। अगर इस तरह की चीजें छूट दी गई तो आप कितने भी अच्छे न्यायप्रिय हों, आपका माइंड कहीं ना कहीं ऑक्युपाई तो होगा ही कि भाई इस तरह की हमारे खिलाफ टिप्पणी हो रही, मुझे क्या करना चाहिए। तो न्यायपालिका के कार्य में दखल है, डायरेक्ट दखल है, और ऐसे लोगों द्वारा दखल है जो उसी के अंग रहे हैं, जो अपनी बिल्कुल। सीट पर जब रहे होंगे, जब अपने उस गद्दी पर रहे होंगे, तो शायद उन्हें यह बात स्वीकार्य नहीं रही होगी को कोई उनके ऊपर किसी तरह का दबाव बनाए। तो जब आपने अपने समय में किसी के दबाव को स्वीकार नहीं किया या आपने पसंद नहीं किया, आप चाहते नहीं थे कि आपके ऊपर कोई दबाव बनाए, तो आप एक एक्टिंग जज के ऊपर, जो मुख्य न्यायमूर्ति है, उसके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? या तो आपको सोचना चाहिए ना, ये तो बेशर्मी की हद है, मैं तो इसे कहूंगा बेशर्मी। और सर, यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि रोहिंग्या तो घुसपैठिए नहीं है, अवैध तरीके से नहीं आए, क्योंकि वो त्रस्त लोग हैं, उन पर अत्याचार हुए अपने देश में, इसलिए म्यांमार से भागकर वो यहाँ आ गए। सर ये लोग भूल जाते हैं कि जम्मू में आर्मी कैंप पर अटैक हुआ था और बगल में मुखबरी करते पकड़े गए थे रोहिंग्या। आज देश के जितने भी सेंसिटिव इलाके, वहां पर रोहिंग्या कैसे पहुंचे, किसने पहुंचाया, किस साजिश के तहत उन्हें वहां पहुंचाया गया, क्या ये जानकारी, ये तथ्य इन सबके पास नहीं है? कैसे ये रोहिंग्या की पैरवी कर सकते? जो भी इस देश में गैर कानूनी तरीके से आएगा, यूएनएचआर के चार्टर के मुताबिक नहीं आएगा, वहां पर रजिस्टर्ड होकर नहीं आएगा, वो घुसपैठिया ही है। चाहे वो ए हो, बी हो या सी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? और इतने माननीय सीनियर एडवोकेट है, कपिल सिब्बल साहब है, अभिषेक मनु साहब है, गोंजाल्विस है, ये सब इतने पढ़े लिखे लोग हैं सर। क्या ये अब डेफिनेशन भी तय नहीं कर पा रहे हैं कि रोहिंग्या और घुसपैठिया अलग अलग बताने में लगे हुए हैं? देखिए पता तो सबको है, कहते हैं ना कि अदालत में वही आर्गुमेंट चलता है लॉयर का जो उसे पता होता है कि हमारे केस को मजबूत करेगा। वह अपने कितना भी न्यायप्रिय व्यक्ति हो अधिवक्ता, वह तथ्य कतई नहीं बताएगा जो उसके केस को डिरेल करे। तो सच्चाई तो सबको पता है, जिसका आपने नाम लिया सभी लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है और कानूनन स्थिति क्या है। आपने रोहिंग्या को और रिफ्यूजीज को दोनों को एक बराबर ला दिया। भाई रिफ्यूजी पेपर पे आए हैं, कानून के तहत आए हैं, जिसका भारत सरकार यूएन के बीच एक समझौता है, उसके हिसाब से चीजें हो रही हैं। लेकिन आप गैर कानूनी तरीके से आने वाले लोगों को भारत में इस तरह से स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि वो भारत का नागरिक हो। भाई जिसने हमारे कानून को धता बता करके चोरी छुपे भारत में घुसपैठ की है, उस व्यक्ति को उस व्यक्ति से कैसे तुलना की जा सकती है जो कि कानूनी तरीके से भारत में आया है? तो मैं तो सवाल आपके दर्शकों से पूछ रहा हूं कि भाई जी अगर आप ओवर स्टे कर रहे हैं तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? अगर आपको रिफ्यूजी का दर्जा चाहिए तो आप प्रॉपर तरीके से आइए। सर, एसआईआर का विरोध किस तरह से हो रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो रही है या बाकी राज्यों में, हम सब जानते हैं। और कौन सी जमात इसका विरोध कर रही, किस लिए कर रही, ये भी पब्लिक डोमेन में आ चुका है। वोट बैंक की राजनीति चल रही है। लेकिन
ये जो कुछ अब अदालत में हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, इसको कैसे समझा जाए? क्या ये माना जाए कि दरअसल टीस इस बात की है कि अब जो कानून आ गया है कि अगर ये पकड़े गए और गैर कानूनी तरीके से भारत में रह रहे हैं तो डिटेंशन सेंटर में पहुंच जाएंगे और फिर वहां पर अगर रहे तो 10 साल की सजा भी हो सकती है? क्या उससे डर लग रहा है इस पूरी जमात को, इस पूरे इकोसिस्टम को, इसलिए इन्होंने ये चिट्ठी लिखी और प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं सीजीआई पर? देखिए, जो 2025 का फॉरेनर्स एक्ट आया है, मैं एक्ट का पूरा नाम अभी नहीं रिकलेक्ट कर पा रहा हूँ। वो एक्ट एक तरह से कहें कि बांग्लादेशियों के मन में डर सा पैदा कर दिया है, और वो डर इस बात का डर है कि अगर मुझे सजा हो गई तो बचाएगा कौन? और दूसरी बात कि कुछ भनक उन्हें लग भी चुकी है कि पश्चिम बंगाल में कुछ परिवर्तन होने वाला है। अगर ऐसा कुछ परिवर्तन हुआ तो हमें बचाएगा कौन? क्योंकि ये तो केंद्र सरकार का कानून है, केंद्र सरकार अपना अमल करेगी और हम राजनीतिक उस चक्कर में पड़ के रह जाएंगे। दूसरी बात जो यहाँ पर हो रही है कि पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल की जो अथॉरिटीज हैं, वह कहीं न कहीं कानूनन रूप से जो गृह मंत्रालय है, हमारा अमित शाह जी के अधीन जिसके है, उसके आदेश को और ममता बनर्जी के आदेश के बीच जो है पिस रहा है। वह सही तरीके से निर्णय नहीं ले पा रहा है, और यह बात इन लोगों को पता है कि अगर यहाँ पे सरकार चेंज हुई तो यही अथॉरिटी डेटा तो सारा कलेक्ट कर रही हैं, और जब डेटा कलेक्ट कर रही हैं तो जैसे ही सरकार बदलेगी यह डेटा दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में आएगा, और आते ही हमारे भाग्य का फैसला उन लोगों के हाथ में आएगा जो मुझे जेल में डाल देंगे। और आप आए हैं गैर कानूनी तरीके से, माना कि हो सकता है कि आप सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले को चैलेंज कर लें, लेकिन असली हकीकत उन्हें पता चल चुकी है कि अब भारत उनके लिए सेफ नहीं है। और कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक राष्ट्रवादी कहीं न कहीं एक्टिव हैं। वो राष्ट्रवादियों का एक्टिव होना, नहीं तो चीज सोचिए ना, एक कैसा इकोसिस्टम रहा होगा कि पश्चिम बंगाल से घुसते हैं, जम्मू कश्मीर तक चले जाते हैं, वहां जाकर के वो बैठ जाते हैं, रोहिंग्या जो है, कर्नाटक में चले जाते हैं। तो एक इकोसिस्टम इनको सपोर्ट किया होगा, तभी तो यहाँ तक ये लोग पहुंचे हैं। गैर कानूनी तरीके से आप भारत में घुसे हो, आपको कोई पूछ ही नहीं रहा है, कोई आपका सवाल जवाब नहीं कर रहा है। लेकिन आप देखिए, अहमदाबाद में शुरू हुआ, गुजरात में शुरू हुआ पूछना, उत्तर प्रदेश में हुआ सूचना पूछना, गाजियाबाद, नोएडा, एनसीआर में चल रहा है। तो इस तरह से जब पूरी जगह पे लग रहा है कि अब भाई सब जगह जांच चल रही है, तो बेहतर है भाग लो। अब सबको पता चल चुका है कि ना न्यायपालिका से सपोर्ट मिलना है, ना इकोसिस्टम से सपोर्ट मिलना है, और ना ही जो है कहीं से जिसके भरोसे हम बैठे हैं वही आज की मजबूत स्थिति में है। मेरा इशारा आपने समझ लिया होगा कि ममता जी की तरफ मैं कर रहा हूं कि भाई आज उनकी स्थिति ऐसी है कि जब एक व्यक्ति सिरफिरा आदमी कह रहा है कि मुर्शिदाबाद में वो बाबरी मस्जिद बनवाएगा, अरे भाई बना, नींव रख दी भाई उसने, नींव जहां रख दी तुम्हें उसने। नहीं नहीं, जहां तुम्हें 5 एकड़ जमीन दे रखी है वहां तो ये कि तुमने रखी नहीं। अयोध्या में कोर्ट के आदेश से मिला हुआ है ना, बनाते वहां पर। जब हम राम मंदिर बना रहे थे तब तो तुम्हें उपदेश दे रहे थे कि शिक्षा मंदिर बनना चाहिए, विद्यालय बनना चाहिए, हॉस्पिटल बनना चाहिए। आज वो सब ज्ञान देने वाले लोग कहाँ चले गए? तो ये सब चीजें सबको समझ में आ रही हैं। और सबसे बड़ी चीज, हमारे जो हायर अथॉरिटीज हैं, मैंने कहा ना कि आम आदमी के मन के सवाल है, आम आदमी की ये सब प्रतिक्रिया है, लेकिन जब हायर अथॉरिटीज बोलने लगती हैं तब फिर नीचे के लोगों को लग जाता है कि अब हमारे लिए यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है, धीरे से निकल लो। सर, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर इतना बवाल मचा रहे हैं हमारे सीनियर एडवोकेट भी। पता नहीं किस मुंह से वो अपना केस लड़ने के लिए फिर सीजीआई की अदालत में जाएंगे। ये सवाल भी उनसे पूछा जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसे सवाल उठा रहे फिर तो इसका मतलब है कि उनको सीजीआई पर भरोसा ही नहीं है। उनकी टीका टिप्पणियों पर इस तरह के सवाल उठा रहे। लेकिन ये सारे के सारे उस वक्त कहाँ चले गए थे सर, जब सबसे बड़ा बट्टा लगा था न्यायपालिका पर, जब जस्टिस वर्मा का मामला सामने आया था? तब तो यही लोग उनकी पैरवी करते फिर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में। तब इनको ख्याल नहीं आया कि इस मामले पर हमको कुछ इस तरह का पक्ष अपनाना चाहिए, इस तरह का रुख अपनाना चाहिए, ताकि जो बट्टा लग रहा है साख पर, न्यायपालिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं, हर किसी के मन में अविश्वास पैदा हो रहा है, उस विश्वास को कायम किया जाए। अब तो ये और ज्यादा अविश्वास पैदा कर रहे हैं इस तरह की दलीलें देकर, इस तरह की चिट्ठियां लिखकर। दे आर गोइंग टू बी एक्सपोज्ड। ये खुद अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं और खुद बता रहे हैं कि हम उस इकोसिस्टम का हिस्सा हैं जिसमें
बांग्लादेशियों को कहा जाता है भारत में आओ, बसो, यहाँ रोजगार लो, यहाँ के संसाधनों पे बैठो और यहाँ के लोगों से ही अपने हक की मांग करो और लड़ो। और मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा कि कुछ लोग तो पहुंचे थे ना दिल्ली हाई कोर्ट में कि रोहिंग्याओं के बच्चों को पढ़ने के लिए भी अधिकार मिलना चाहिए, उनके लिए सारी व्यवस्था होनी चाहिए। भाई यह लोग बात करके आखिर क्या स्थापित करना चाहते हैं? निश्चित ही कोई भी किसी भी देश का नागरिक इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। और अगर ऐसा कह रहा है तो आप समझ सकते हैं वो किसी इको सिस्टम का हिस्सा है, वो किसी टूलकिट गैंग का हिस्सा है, किसी डीप स्टेट का हिस्सा है। बिना इसके कोई भी अपनी मदरलैंड के खिलाफ, अपने देश के नागरिकों के खिलाफ, अपने भाई और रिश्तेदारों के खिलाफ, अपने मित्रों के खिलाफ इस तरह से बांग्लादेशियों के लिए या विदेशियों के लिए क्यों खड़ा होगा? मैं सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं। आप अगर कहीं पे हो तो आप पहले चाहोगे कि आपके हित मित्र सारे वहां पे सेटल हों, आपके जानने वाले या आपके रिश्तेदार नातेदार सेटल हों। आप क्यों चाहोगे कि कोई बाहरी आके वहां सेटल हो जाए? ऑब्वियसली आपको कहीं न कहीं से हेल्प मिल रही है और वो सबको पता चल गया है। जब एक बार किसान आंदोलन चला तो उसमें पता चल गया कि जब ट्वीट होने शुरू हुए और या फिर सीए एनआरसी का जब आंदोलन हुआ, उन सब में क्लियर हो गया कि भाई अब भारत में कुछ लोग हैं जो ये सब काम करने की कोशिश करते हैं किसी तरह से कि और ट्रंप का जब भारत में आना हुआ था, वो भी आप देखिए टाइमिंग कैसे सेट हुई। तो पैसा बाहर का है, लोग भारत के हैं और भारत के लोग ही भारत को डिस्टेबलाइज करने में विदेशी हाथों में खेल रहे हैं। दिस इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस और आपको अब सुधर जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सरकार के खिलाफ आप भाग के अदालत में जाते हैं और आज की तारीख में जो अभी दिख रहा है, मतलब पिछले 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन जो भी हुए, उसमें जो चीज हम लोगों को दिख रही है कि आपको अब रिलीफ मिलने वाली नहीं है। खास करके ऐसे लोग जो देश को खोखला करना चाहते हैं, देश को बर्बाद करना चाहते हैं, या ये कहें कि जो देश विकास यात्रा पे भारत निकल चुका है उसमें ब्रेक लगाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को अब कोई रिलीफ नहीं मिलने वाली। एक समय था, आपको मैं, एक संस्था है भारत सरकार की जो कि इन्वायरमेंट के मैटर्स देखती है, जिसमें मुकदमे लगते हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल होगा। एक समय था वहां भीड़ लगी रहती थी, मीडिया के कैमरे, क्योंकि कहीं सड़क बन रही है फाइल कर दो केस, कहीं ब्रिज बन रहा है वहां फाइल कर दो केस। मतलब हर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे ब्लैकमेलिंग का काम वहां होता था। आज वहां दिन में 10 मैटर भी नहीं लगते। एक एक मैटर कोर्ट को जहां 10 मिनट सुनना है वहां 1.5 घंटे तक सुनती है। क्या करे, टाइम ही नहीं है, मतलब टाइम है उनके पास। तो क्यों? क्योंकि अब उस चीज को कोई सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जहां जेन्युइन मामला है वहां ही वो दखल देती है, बाकी सब में कह देती है भाई आप इस तरह से क्यों रास्ते में पड़ रहे हो, आपको रिलीफ चाहिए ना, जनता को रिलीफ चाहिए, मिलेगी। जी। तो इन सब चीजों को अब इस्टेब्लिश हो चुका है कि भाई अब ऐसी चीजों को अदालतों से सपोर्ट मिलने वाला नहीं, खास करके जब टॉप इंस्टीट्यूशन से आपको मैसेज मिल जाए। यह कहीं न कहीं नीचे हाईकोर्ट पे भी इसका असर पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर चीफ इस तरह से नज़रिया रखते हैं, तो नीचे के न्यायाधीशों पर भी कुछ तो असर पड़ेगा ही कि भई ऐसे लोग जो देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उनको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे दिल्ली हाई कोर्ट हो या भारत की कोई भी हाई कोर्ट हो। सुप्रीम कोर्ट तो है ही, सुप्रीम कोर्ट का नज़रिया तो स्पष्ट हो गया है। जी। पर संदीप सर, एक चीज और है ना कि आप ये देखो कि अदालतों पर टीका टिप्पणियां करने वालों में हमारे नेता भी होते हैं। अभी देखो कल्याण बनर्जी टीएमसी के कैसे कह रहे थे कि अपने फैसलों में बिना वजह की टीका टिप्पणियां क्यों करते हैं सीजीआई, ये उनका स्टेटमेंट था। फिर आप याद कर लीजिए प्रियंका वाड्रा को, जिन्होंने कहा था कोर्ट कौन होता है ये तय करने वाला कि कौन देशभक्त है कौन नहीं है। ये लोग नूपुर शर्मा के मामले में बिल्कुल खामोश थे, तब इन्होंने एक भी सवाल नहीं उठाया था। लेकिन आज अदालत क्या टीका टिप्पणी कर रही है वो भी इनसे पूछ कर करे। और अब जो सीनियर एडवोकेट है वो भी सवाल उठा रहे हैं सीजीआई पर। तो कहीं ना कहीं तो एक लक्ष्मण रेखा तय करनी पड़ेगी ना कि इसके बाद आप क्रॉस करेंगे तो सीजीआई आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये मैसेज भी तो देना जरूरी है आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट को। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे कोई रिएक्शन देगी, लेकिन बात तो है कि चीज़ें एक्नॉलेज तो होती हैं। न्यायपालिका बोलती नहीं है, न्यायपालिका को बोलने के लिए कलम मिली हुई है और इसी कलम से बोलती है। कोई भी न्यायाधीश भी अपनी प्रतिक्रिया देना होता है तो इसी पेन से देता है, जिससे कि वह उस गद्दी की जिस पर वह बैठता है, उसकी मर्यादा का संरक्षण करता है, उसकी रक्षा करता है। क्योंकि आम आदमी की तरह तू-तड़ाम या ये कहें जवाब देने लगे अदालतें भी या टिप्पणी करने लगें, तो शायद चीज़ें एक जो स्मूथ रूप से चलती हों, चलेंगी नहीं। लेकिन अगर इस तरह का चीज़ लोग कर रहे हैं, तो अपने पैर पे
कहते हैं ना कुल्हाड़ी पे जाके पैर मार देना, एक कुल्हाड़ी पे पैर मारने वाली घटना है, क्योंकि इस तरह की चीजें अगर आप करेंगे तो कहीं न कहीं अपने लिए ही आप एक ऐसा क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पर थोड़ी बहुत आपको रिलीफ मिलनी भी होगी, तो शायद उसपे कहीं न कहीं अंकुश लगेगा, क्योंकि अदालतों के विवेक में ये सब बातें तो घुस ही जाती हैं कि कौन क्या टिप्पणी कर रहा है, सुनाई तो देता ही है। हालाँकि फैसले वो अपने फ़ाइल के हिसाब से लेते हैं, ब्रीफ़ के हिसाब से लेते हैं, लेकिन जी। दिमाग में बातें सबके हैं, ह्यूमन हैं, मानवीय पहलू तो है ही हर न्यायाधीश का भी। बिल्कुल, मानवीय पहलू तो है ही, लेकिन आप ये सोचिए कि अभी तक तो ये इकोसिस्टम अ, चुनाव आयोग पर निशाना साध रहा था, सरकार पर सवाल उठा रहा था, वोट चोरी की बातें कर रहा था। अब उस इकोसिस्टम की एक जमात ने सीजीआई पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। तो हालात अपने आप में गंभीर ज़रूर हैं, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कोई प्रवक्ता तो होता नहीं है जो शाम को बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और इनको मुँह तोड़ जवाब दे। वो अपनी कलम से ही जवाब देंगे, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, लेकिन ये जो हिमाकत इन लोगों ने की है, इसका जवाब इनको सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा। वैसे भी ये इस तरह की हरकतें करके खुद ही एक्सपोज़ हो रहे हैं। आपने इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। मेरे लिए आपने समय निकाला संदीप जी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम मंजू जी, आपके दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद कि उन्होंने धैर्य से सुना।